ज्ञान के अपने पहले अध्याय में पूर्व में हमने पदार्थ या द्रव्य के बारे में जाना था। आगे है उसी पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। तो जो पदार्थ होता है या द्रव्य है उसकी तीन मुख्यतः अवस्थाएं पाई जाती है। सबसे पहली इसकी अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था पाई जाती है गैसीय अवस्था। कोई भी पदार्थ है वो इन तीन रूपों में पाया जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। हालांकि अभी पदार्थ की दो अवस्थाएं, एक तो प्लाज्मा और एक बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन दो अवस्थाओं के बारे में भी पता चला है। परंतु वर्तमान समय में इन दो अवस्थाओं के ऊपर भी वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन मुख्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं मानी गई है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं सबसे पहले पदार्थ की ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, हम दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं देखते हैं जैसे लकड़ी है, पत्थर है, मेज है, सुई है। तो मेज, पत्थर, सुई, लोहा आदि वस्तुओं का यदि हम अवलोकन करें और इनके ऊपर किसी हथौड़े से अपने चोट मारकर देखें या फिर इनको खींच कर देखें तो हमें अलग अलग प्रकार के प्रभाव इन वस्तुओं से दिखाई देंगे। तो ठोस जो अवस्था होती है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, यानी कि आकार और आयतन निश्चित है। जैसे कि हम यदि किसी मेज को हम एक चार्ट के ऊपर रखकर या लकड़ी को रखकर उसके चारों ओर पेंसिल या पेन से स्पष्ट सीमाएं बनाएं तो उनकी स्पष्ट सीमाएं बन सकती है, अर्थात उनका आकार निश्चित है और साथ में द्रव अवस्था का आयतन भी निश्चित होता है। तीसरी इसकी सबसे मुख्य विशेषता है संपीड्यता। संपीड्यता का यहाँ पर मतलब है किसी वस्तु को दबाना। यदि हम ठोस पदार्थों को दबाकर देखें तो वो दबने की क्षमता उनके अंदर बहुत कम है। यदि बहुत अधिक अपने बल लगाते हैं तो वह पदार्थ टूट सकता है, यानी कि पदार्थ जो ठोस अवस्था है उनमें संपीड्यता या दबने का गुण बहुत कम होता है। परंतु कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ हैं जो इसकी अवहेलना करते हैं परंतु है वास्तव में वो ठोस, जैसे कि रबर। यदि रबर को हम इस तरह से खींचते हैं तो इसका आकार है वो बदल जाता है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना एक ठोस पदार्थ है क्योंकि उसको छोड़ने पर वापस रबर अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसी तरह से स्पंज, यदि स्पंज को हम दबाते हैं तो वह दब जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ठोस पदार्थों में संपीड्यता या दबने का गुण नहीं होता, लेकिन स्पंज एक ठोस पदार्थ है फिर भी यह दब जाता है। इसके पीछे कारण है कि स्पंज के अंदर छिद्र होते हैं और उन छिद्रों के अंदर वायु भरी होती है। जब हम उसको दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकल जाती है, इसलिए स्पंज है वो दब जाता है। परंतु वास्तव में ये क्या है, ठोस पदार्थ है। इसी तरह से चौक को देखें तो चौक के ऊपर अत्यधिक बल लगाते हैं तो वह टूट सकता है। तो इस तरह से ठोस पदार्थों के अंदर ये गुण पाया जाता है। ठोस पदार्थों के अंदर जो कण होते हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो ठोस पदार्थों के अंदर जो कण है उन कणों के बीच के अंदर दूरी बहुत ही कम होती है। तो ठोस के कण पास पास होने के कारण इनके अंदर आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अतः कहने का मतलब है कि ठोस पदार्थों में जो विसरण का गुण है, यानी फैलने का गुण है, अपना स्थान छोड़ने का गुण है, यह बहुत ही कम पाया जाता है। तो ठोस पदार्थों के अंदर विसरण की क्रिया बहुत ही क्या होती है, कम होती है। पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। पहली अवस्था थी ठोस और दूसरी है द्रव अवस्था। यदि हम दैनिक जीवन के अंदर विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करें जो कि तरल होती है, जैसे कि जल, दूध, जूस इत्यादि, इन अवस्थाओं को यदि हम किसी ऊंचाई से छोड़ें तो ये देखेंगे कि ये वस्तुएं अपने उच्चतम स्थान से नीचे की ओर गति करने लगती है, अर्थात ये बहने लगती है। तो द्रव अवस्था का एक तो सबसे मुख्य गुण हो गया कि द्रवों के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकते हैं। यदि हम जल, दूध, जूस इन पदार्थों को
किसी पात्र के अंदर डालें, जैसे कटोरी में डालें, तो हम पाएंगे कि जिस पात्र या बर्तन के अंदर इन पदार्थों को यानी इन तरल पदार्थों को डाला गया है, ये तरल पदार्थ उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो द्रव अवस्था है उसका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित यानी कि जिस बर्तन में इनको डाला जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेंगे, परंतु इनका जो आयतन है वह निश्चित होता है। तो द्रव का आयतन निश्चित है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और एक द्रवों के अंदर बहने का गुण भी पाया जाता है। ठोस अवस्था में हमने देखा कि पदार्थ के जो कण है वो पास पास होते हैं। यहाँ पर द्रव अवस्था के अंदर जो पदार्थ के कण हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, यानी कि ठोसों की तुलना में इसके कण थोड़े से दूर दूर पाए जाते हैं। तो कण दूर दूर होने के कारण इन द्रवों के अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान पाए जाने के कारण ये कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो रिक्त स्थानों में इन कणों की गति संभव है। ताप बढ़ाया जाए तो यह गति और भी अधिक हो जाती है, यानी कि गति है। इसका आशय ये हुआ कि द्रवों के अंदर विसरण का गुण पाया जाता है। हमने पढ़ा था ठोस में विसरण का गुण नहीं पाया जाता क्योंकि कण पास पास है। यहाँ पर द्रवों के अंदर तरल पदार्थ है इसलिए ये विसरण का गुण रखते हैं। यानी कि विसरण का अर्थ हम लगा सकते हैं या तो ये किसी चीज को अपने अंदर घोल सकते हैं अथवा ये कण अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं। तो द्रवों के अंदर जो विसरण का गुण है, यह विसरण का गुण ठोसों की तुलना में अधिक है, ठोस से अधिक है। तो द्रव के अंदर ठोस, द्रव और गैस इन तीनों का विसरण संभव हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था पूर्व में कि द्रव के अंदर ठोस का विसरण यानी कि किसी पानी के अंदर ठोस पदार्थ जैसे नमक या पोटेशियम परमैंगनेट को घोलते हैं तो घुल जाता है। तो यह द्रव में ठोस के विसरण का उदाहरण है। द्रव का द्रव में भी विसरण हो सकता है, यानी कि दूध में पानी को मिलाया जाए तो वो मिल सकता है। और द्रव में गैस का भी विसरण हो सकता है। यह हम देखते हैं कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ठंडे पेय पदार्थ हैं, उन ठंडे पेय पदार्थ का ढक्कन जैसे ही खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एकदम से बाहर निकलती है। तो इसका मतलब द्रव में गैसें भी घुल सकती है। उदाहरण के तौर पर जो पानी होता है उसमें हमारी ऑक्सीजन गैस घुली होती है। इस घुली हुई ऑक्सीजन गैस को जो जलीय जीव है वो ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें हैं वो भी इसमें घुल सकती है। जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर होते हैं उनमें भी अक्सर हमने ये देखा है कि ये गैसें उनके अंदर घुली हुई पाई जाती है। तो द्रवों के अंदर जो विसरण है वो ठोसों की तुलना में अधिक होता है। अगला इसका गुण देखते हैं हम, संपीड्यता यानी कि दबने का गुण। ठोस के अंदर संपीड्यता नगण्य है, लेकिन द्रव के अंदर कुछ मात्रा के अंदर संपीड्यता पाई जाती है, यानी द्रव को दबाया जाए तो थोड़ा बहुत दब सकता है। तो इस तरह से द्रव अवस्था के अंदर ये मुख्यतः महत्वपूर्ण गुणधर्म पाए जाते हैं।